नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल शर्मा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम संविधान के विकास के अंतर्गत एक अधिनियम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम के बारे में बताया था। आज इसी अधिनियम की श्रृंखला में अपन नए केवल 1919 के अधिनियम को दोबारा से रिवाइज करेंगे। इसके अलावा 1935 के भारत शासन अधिनियम को नए सिरे से पढ़ेंगे, जो इससे अगला अधिनियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मैंने अधिनियम पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, वह मैंने पढ़ाया था 1919 का अधिनियम, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो बच्चों कौन सा अधिनियम है वो? 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। क्या कर लेंगे इसका? क्विक रिवीजन, ताकि वो चीजें हमें दोबारा से एक बार मेमोराइज हो, रिफ्रेश हो जाए वो चीजें। देखो, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा, मॉन्टेग्यू की घोषणा। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को, 1917 को ब्रिटिश संसद में ये घोषणा हुई थी। इस घोषणा के अंतर्गत हमें ये मालूम है कि ये घोषणा एक्चुअल में मॉन्टेग्यू उस समय थे भारत सचिव, और भारत सचिव ने ब्रिटिश संसद में ये घोषणा करी थी, जिसे कहा गया मॉन्टेग्यू घोषणा। इसका मकसद क्या था कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। क्या मकसद था बच्चों? आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। तो आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो है, आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसके लिए क्या हुई? मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। कहां पे हुई थी? ब्रिटिश संसद में। और इसका मकसद क्या था कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को, मैंने आपको बताया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक पहले प्रकार के जो विषय हैं उसे कहते हैं आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। और दूसरे प्रकार के जो विषय थे वो थे स्थानांतरित विषय या हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। यानी कि प्रांतीय विषयों को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। पहले प्रकार के विषय कौन से हैं? आरक्षित विषय हैं। और दूसरे प्रकार के विषय कौन से हैं? हस्तांतरित विषय हैं। यानी कि ये इस व्यवस्था को नाम दिया गया द्वैध शासन व्यवस्था। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत है। जो शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा ये इस व्यवस्था को शुरू किया गया। क्या व्यवस्था का नाम क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। क्या मतलब है इसका? कि प्रांतीय विषयों को हमने दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रांतीय विषयों को जब दो भागों में बांटा गया तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत ऐसे विषय रखे गए जिसमें गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जैसे भू राजस्व हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, उद्योग हो गए, खनिज संसाधन हो गए, भू राजस्व हो गया, ये सारे विषय किसके अंतर्गत रखे गए? आरक्षित विषय। और दूसरे प्रकार के इनके अलावा जो विषय बचे वो विषय थे हस्तांतरित विषय। कौन से विषय? हस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों में भी गवर्नर ही निर्णय लेता था, लेकिन वो अपनी मंत्री परिषद की सहायता से निर्णय लेता था। और ये मंत्री परिषद ऐसी थी जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। यानी कि आंशिक उत्तरदायित्व तो भारतीयों को दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि आरक्षित विषयों में तो कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, इसमें तो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था। और ये जो कार्यकारिणी परिषद है ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। लेकिन हस्तांतरित विषयों में गवर्नर
अपनी मंत्री परिषद की सहायता से निर्णय लेता था, और ये जो मंत्री परिषद है ये प्रांतों में विधान परिषदों के प्रति जवाबदेह होती थी। कहने का मतलब ये है कि आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की इसके द्वारा शुरुआत की गई। इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया बच्चों? द्वैध शासन व्यवस्था। क्या नाम दिया गया? द्वैध शासन व्यवस्था। दूसरी चीज क्या था इसके अंतर्गत? नंबर 2, अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान आपको पता है 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब इस एक्ट के द्वारा 1919 के एक्ट के द्वारा इस केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया? द्विसदनात्मक, अर्थात इसके 2 सदन बनाए गए। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, यानी कि 2 सदन। तो इसके 2 सदन, पहला सदन का नाम था विधानसभा, और जो दूसरा सदन है उसका नाम था राज्य परिषद। तो केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया? द्विसदनात्मक। क्या बनाया गया बच्चों? द्विसदनात्मक। पहले का नाम क्या है? विधानसभा, और दूसरे का नाम क्या है? राज्य परिषद। तो अगर अपन देखें आगे चल करके विधानसभा का परिवर्तित रूप किसके रूप में सामने आया? लोकसभा के रूप में, और राज्य परिषद का परिवर्तित रूप राज्यसभा के रूप में सामने आया। तो ये विकास क्रम ही हम पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। इसका पहला सदन क्या है? विधानसभा, और दूसरा सदन क्या है? राज्य परिषद। क्लियर? तीसरी चीज, आर्थिक आधार पर और संपन्नता के आधार पर नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी कि महिलाओं को भी पहली बार वोट देने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये आर्थिक और शैक्षिक आधार पर था। अर्थात कहने का मतलब क्या है? जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपए, थर्ड पॉइंट है 10,000 रुपए या उससे अधिक है, यानी कि जिन नागरिकों की, भारतीयों की आय 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से अधिक है, तो उनको मतदान करने का अवसर दिया गया। दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को भी पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। ये ध्यान रखना है हमें। नंबर 4 बात क्या है? नंबर 4, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती जो की जानी थी, उसके सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा का आयोजन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। मैंने आपको बताया पहले 1853 के चार्टर एक्ट में कि भाई एक सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इस भर्ती परीक्षा का आयोजन भारत में करवाने के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1919 एक्ट के द्वारा। और 1926 में इसके तहत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पे हुई? दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई बच्चों? दिल्ली में। नंबर 5 पॉइंट क्या है? 5वां, पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया और प्रांतों को अपना बजट बनाने की स्वायत्ता दी गई। यानी कि प्रांत अपना बजट अलग से बना सकते हैं, जो केंद्र के बजट से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो प्रांतीय बजट को केंद्रों के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रांतों के बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया। केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया। प्रांतों के बजट को केंद्रीय बजट से हमने क्या कर दिया? पृथक कर दिया। तो ये भी किसके द्वारा हुआ? इसी एक्ट के द्वारा, 1919 एक्ट के द्वारा। 1919 के एक्ट में जैसा कि हमें पता है कि पहले मुसलमानों के लिए 1909 के एक्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी मुस्लिमों के लिए। अब इस निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए इसमें एंग्लो इंडियंस को,
भारतीय ईसाइयों को, सिखों को और इन लोगों को भी शामिल किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और इस विस्तार के अंतर्गत इसमें मुसलमान तो पहले से ही इसमें शामिल थे। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को तो सांप्रदायिक आधार पर पहले से ही पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई थी, लेकिन अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया जिसमें एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियनों को, भारतीय सिखों को, इनको भी शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखना कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो और देख लेते हैं इसको, ये यहाँ पे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ क्या लिखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए इसमें एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाइयों, सिखों व यूरोपियंस को भी इसमें शामिल किया गया। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे विस्तार कर दिया और इस विस्तार के अंतर्गत इसमें एंग्लो इंडियंस को, भारतीय ईसाई, सिखों को और यूरोपियंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे विस्तार किया गया। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन पे आप जो है क्लिक कर लें ताकि आगे से जो नोटिफिकेशंस आएंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप लगातार वीडियोस देखते रहेंगे और अपने ज्ञान में अभिवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे क्या हो गया, विस्तार हो गया। अब ये जितने भी प्रावधान हैं सारे जो हमें दिख रहे हैं, ये वास्तव में जो है भारत के लिए उपयोगी प्रावधान अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत के लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद ये रहे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें एक प्रावधान किया गया कि ये जो एक्ट हम लागू कर रहे हैं, द्वैध शासन व्यवस्था जो हम लगा रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में भारतीयों के हित में थी? ये बिल्कुल भी भारतीयों के हित में नहीं थी। इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं होने वाला था। अंग्रेजों ने केवल एक ऐसा छलावा पेश किया जिसके द्वारा हमें लग रहा था कि भाई ये कुछ बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन आंशिक उत्तरदायित्व, एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों, आंशिक उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं कभी। या तो पूर्ण उत्तरदायित्व होता है या उत्तरदायित्व होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इस अंग्रेजों को पता था कि भाई हमने ये व्यवस्था जो शुरू की है इसका कोई बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के बाद में एक रॉयल कमीशन को भारत में भेजेंगे। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो साइमन कमीशन था जो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था, ये इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। लेकिन ये जो साइमन कमीशन था इसका भारत में विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश। और सभी सदस्य ब्रिटिश होने के कारण जो है इसका भारत में विरोध किया गया और साइमन कमीशन पूर्णतया फेल हो गया। तो यहाँ पर एक जो बात हमें निकल के आई कि वास्तव में इस अधिनियम के जो प्रावधान थे ये भारतीयों के लिए क्या वाकई में उपयोगी थे? तो ऐसा नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ही बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज वाला सवेरा कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक का जो कोट है वो हमें याद रखना है। तो 7 नंबर पे क्या है? बाल गंगाधर तिलक उन्होंने क्या कहा है इस अधिनियम के बारे में? बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज वाला
सवेरा कहा है, बिना सूरज वाला सवेरा कहा है, सवेरा कहा है। तो ये कोट किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। किस अधिनियम के बारे में है? 1919 के अधिनियम के बारे में। तो ये 1919 का अधिनियम यहाँ पूरा होता है। और अब जो हमारा लास्ट अधिनियम है संवैधानिक विकास के अंतर्गत, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, है ना। चलिए अब 1935 के अधिनियम को देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम भी है। क्यों? इसलिए 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक भारत की आज़ादी तक भारत की शासन व्यवस्था जिस अधिनियम के तहत संचालित हुई, उस अधिनियम को क्या कहते हैं? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक तो ये सबसे अधिनियम जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए, उन अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे बड़ा जो अधिनियम है, अधिनियमों की श्रृंखला में जो सबसे बड़ा अधिनियम है वो कौन सा है? 1935 का अधिनियम है। तो सबसे पहली बात तो क्या हुई कि ये सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस अधिनियम में जो कुल आर्टिकल्स थे, इस अधिनियम में कुल आर्टिकल की संख्या थी 321। कुल आर्टिकल कितने हैं? 321। अब इन 321 आर्टिकल्स में से डायरेक्ट 250 आर्टिकल हमने सीधे उठा के भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। यानी कि संविधान का 60%, मोर देन 60% जो पार्ट है वो हमने कहां से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें एक चीज का तो पता लग गया कि न केवल ये अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे बड़ा अधिनियम है, बल्कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी है। क्यों है? क्योंकि इस अधिनियम में कुल धाराएं, कुल आर्टिकल्स कितने हैं? 321 है। और 321 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स को सीधे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसका मतलब संविधान का 60% से भी अधिक भाग, मोर देन 60% पार्ट जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब दूसरी चीज, तो ये अगर आपको इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है, तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव बच्चों किस अधिनियम का है? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो सबसे महत्वपूर्ण भी यह अधिनियम है, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब सवाल ये आता है कि साहब इस अधिनियम को जो अंतिम रूप से फाइनलाइज कब किया गया? अंतिम रूप से कब इसको जो है फाइनलाइज किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया। सम्मेलन में इस अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया, अंतिम रूप दिया गया, अंतिम रूप दिया गया। कब दिया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इस अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया। और इस अधिनियम की खास बात क्या है? एक तो ये सबसे बड़ा अधिनियम है और भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने की दिशा में ये जो अधिनियम है ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगर आपसे कहे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत को एक संघात्मक अखिल भारतीय संघ बनाने की दिशा में अगर किसी अधिनियम ने सर्वाधिक योगदान दिया है तो वो योगदान किस रूप में है? 1935 के अधिनियम के रूप में है, पहली बात। दूसरी चीज
कि किस गोल में सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया, तो तृतीय गोल में सम्मेलन में, तृतीय गोल में सम्मेलन में इसको जो है अंतिम रूप दिया गया है। अगला कि ये सबसे बड़ा अधिनियम है, तो इसमें कुल आर्टिकल्स कितने हैं? इसमें 250 आर्टिकल्स हैं, सॉरी इसमें कुल आर्टिकल्स कितने? 321 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 250 आर्टिकल्स को सीधे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कुल आर्टिकल्स कितने हैं? इसमें 321 आर्टिकल हैं। इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? 10 हैं। और इसके कुल भाग कितने हैं? इसके कुल भाग हैं 14। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ये सबसे बड़ा अधिनियम है, पहली बात। दूसरी चीज, अखिल भारतीय संघ, इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय संघ यानी कि पूरे संपूर्ण अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगली चीज क्या है कि ये अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की, संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। और हमें पता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात केंद्र वह उसकी इकाइयों के मध्य, केंद्र वह उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र व उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। अर्थात हम 3 प्रकार की सूचियां यहां बढ़ेंगी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यानी कि पहली थी संघ सूची। पहली कौन सी सूची बनाई गई? संघ सूची। दूसरी सूची कौन सी बनाई गई? राज्य सूची। और तीसरे प्रकार की सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। यहां पर क्या है? इस अधिनियम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और भारत को एक संघात्मक शासन व्यवस्था की दिशा की ओर ले जाया गया। अर्थात भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? तो उसके लिए हमने क्या किया? केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और इस विभाजन के तहत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय शामिल थे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संघ सरकार को है। यानी कि ऐसे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है उन्हें संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है तो ऐसे विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा अगर विवाद हो जाता है, अगर केंद्र ने भी मान लीजिए कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना दिया और दोनों बीच में विवाद हो गया, तो विवाद की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, संघ सूची के अंतर्गत 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन। 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय? 59 विषय हैं। कितने विषय? 59 विषय हैं। और अगर राज्य सूची की बात करें तो 54 विषय हैं और समवर्ती सूची की बात करें तो 36 विषय हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में विषय कितने? 59 है। राज्य सूची में कितने विषय? 54 है।
और समवर्ती सूची में कितने विषय? 36 विषय। तो ये तीनों चीजें याद रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो 1919 के अधिनियम को 1935 के अधिनियम से अलग बनाती है, वो सबसे बड़ी बात क्या है? 1919 के अधिनियम में प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में लागू किया गया था। अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इसे केंद्र में लगा दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई। प्रांतों को क्या दी गई? पूर्ण स्वायत्ता। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी? यहां पे द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों से हटाकर इसे केंद्र में लागू कर दिया। इसे केंद्र में लागू कर दिया। इसे कहां लागू कर दिया भाई? केंद्र में लागू कर दिया गया। वह प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई। ये ध्यान रखना यहां सबसे बड़ी बात। और 1935 के अधिनियम में क्या खास बात है? 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में दिल्ली में की गई। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या कहेंगे? आरबीआई की स्थापना 1935 में कहां? मुंबई में। 1935 में मुंबई में। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में कहां की गई? दिल्ली में की गई, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और संघीय न्यायालय जो आज के टाइम में हम उसे किस नाम से जानते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था जो है 28 जनवरी 1950 को। तो संघीय न्यायालय को वर्तमान में किस नाम से जानेंगे अब हम? सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। 1937 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, है ना। और इसके द्वारा अब देखो इस एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं, इन प्रावधानों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये 1935 का अधिनियम एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक बहुत सारे हैं, यानी कि अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को बताया? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। क्विक रिव्यू कर लेते हैं केवल 1 मिनट में, दोबारा से देख लेते हैं एक बार हम इसको। 1935 का अधिनियम ये सबसे बड़ा अधिनियम है। इस अधिनियम की खास बात क्या है कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्थापित करने में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। और भारत की आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक भारत की शासन व्यवस्था जिस एक्ट के द्वारा संचालित हुई उसे कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम का। और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी अधिनियम का है तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में। क्यों है? कारण बिल्कुल सिंपल है कि 321 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल हमने सीधे भारत के संविधान में शामिल कर लिए हैं, अर्थात संविधान का 60% से भी ज्यादा भाग हमने सीधा 1935 के अधिनियम से ले लिया है। अगली बात क्या है कि दूसरी चीज, इसको फाइनलाइज कब किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1935 के अधिनियम को का अंतिम प्रारूप जो है तैयार कर लिया गया था। क्या खास बात है इस अधिनियम की? सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो 1919 के अधिनियम के तहत संचालित हो रही थी, अब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त कर दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को हटा दिया गया और इस व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंतर्गत कि इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण कहते हैं, प्रावधान कहते हैं, यह किया गया। दूसरी चीज, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हेतु
क्या 3 सूचियों का निर्माण हुआ, यानी कि विषयों को बांटा गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। तो शक्तियों के विभाजन के तहत हमने विषयों को 3 भागों में बांट दिया। एक संघ सूची के अंतर्गत विषय रखे गए, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। दूसरे विषय राज्य सूची के विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। तीसरे समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी, लेकिन अगर डिस्प्यूट की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो अब यहाँ पर विषयों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय? 36 विषय हैं। क्लियर भाई? तो ये सारी बातें। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना 1935 में मुंबई में और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में दिल्ली में की गई। और संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, जिसका हमने विधिवत उद्घाटन किया था सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, यानी कि 28 जनवरी 1950 को, तब से ये लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे दबा के आप जो है नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके जो भी विद्वान साथी हैं उन तक हमारे बैच जो है, जो ज्ञान है उसका विस्तार होगा, तो इसका फायदा उन्हें भी मिल पाएगा। दूसरी चीज़, हमारा भी इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियोस और बेहतर हम लोग आपके लिए कर पाएंगे। तो आज की क्लास में 1919 के अधिनियम को और 1935 का जो लास्ट अधिनियम है, उन दोनों को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में अपना संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।